क्योंकि अगर आप बहुत तेज चला रहे हो नाव तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर उस नाव में छेद होगा तो नो मैटर आप कितना तेज चला रहे हो, कितनी सही दिशा में जा रहे हो, नाव डूब जाती है। और एक दिन तो ऐसा हो जब मम्मी मौसी को और चाची को थोड़ा सा इठला के बोले कि देखो हमारा लड़का न्यूज में आया है। तो जब कठिनाई सबको आ रही है मतलब समझ लेना चाहिए कि रास्ते ही मुश्किल है। प्रोसेस के साथ प्यार कर लो, जो हो रहा है ठीक है, सब बढ़िया है, ऐसा एक बार माइंडसेट बना लोगे ना, ये सारे बम्पी रोड से निकल जाओगे। नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं कि जेडब्ल्यू के प्रिपरेशन के वक्त या कोई भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के वक्त आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। और आई गेस सबसे ज्यादा दिक्कत भी इसी से होती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आर बेसिकली द होल्स इन अ बोट। क्योंकि अगर आप बहुत तेज चला रहे हो नाव तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर उस नाव में छेद होगा तो नो मैटर आप कितना तेज चला रहे हो, कितनी सही दिशा में जा रहे हो, नाव डूब जाती है। और ये डिस्ट्रैक्शंस वैसे ही छेद होते हैं, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हो आपके पास बहुत मोटिवेशन है, राइट डायरेक्शन है, आपको करने की इच्छा है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस आपको तोड़ देते हैं। और इसीलिए इन डिस्ट्रैक्शंस से बचना, लड़ना और ऊपर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बता रहा हूं, ओवरऑल लाइफ के लिए भी यार। क्योंकि आने वाले वक्त में आज जेई दे रहे हो सकता है आने वाले वक्त में कल को गेट दो, कुछ बच्चे नीट दे रहे होंगे, आने वाले टाइम में और बड़े एग्जामिनेशंस देंगे, फिर आगे चल के हो सकता है यूपीएससी दो। तो हर उस एग्जामिनेशन में जरूरी है कि तुम इन डिस्ट्रैक्शन से बच के रहो। आज अगर ये सीख जाओगे कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है तो आने वाले वक्त में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा कुछ बताऊंगा, तुम्हारे काम लायक चीज बताऊंगा, इसकी बात की गारंटी है। ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपको मिलते रहे, इसके लिए आप मेक श्योर करें कि आप चैनल पर सब्सक्राइब रहें, सो दैट कि कोई भी अच्छा बेहतरीन कंटेंट जो टाइम पर मिलना चाहिए आपको वो छूटे ना। टाइम पर मिलना चाहिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अब एग्जामिनेशंस का मौसम आ चुका है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, अपडेट्स आएंगे और ऐसे और बेहतरीन सेशंस भी आएंगे। ये सारे सेशंस आप तक समय पर पहुंचे, इससे आपका बहुत लाभ होने वाला है। तो इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा चैनल पे सब्सक्राइब रहें। चलो जी शुरू करते हैं। देखो यार, ये न्यूज़ेस आते रहते हैं, तुमने भी देखा होगा इन न्यूज़ेस को। जेडब्ल्यू एडवांस टॉपर लिस्ट 2023, वीसी रेड्डी टॉप्स एडवांस 2023, कंप्लीट लिस्ट हियर। JW Advanced 93 top rankers head to IIT Bombay Computer Science top choice among toppers. JEE Advanced result declare AI3 topper Thomas Piju of Kerala aspires to do CSE from IIT Bombay. तो एक बात बताओ, जब ऐसे न्यूज़ेस को तुम पढ़ते हो, ऐसे समाचारों को तुम जब अपने सामने देखते हो, तो तुम्हें भी ये महसूस होता होगा कि सर सपना तो मेरा भी यही है, करना तो मुझे भी यही है, जाना मुझे भी यहाँ है, चाहता मैं भी हूं कि मेरा भी नाम इन सुर्खियों में हो। और एक दिन तो ऐसा हो जब मम्मी मौसी को और चाची को थोड़ा सा इठला के बोले कि देखो हमारा लड़का न्यूज में आया है। क्योंकि ये वही रिश्तेदार हैं जो काफी ताने मारते हैं। चाहत सबकी है कि यार ये एक बार होए, हम वो करके दिखा पाए अपने उन माँ बाप के लिए, जो माँ बाप सालों से हमारे लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं और हमारे जीवन को बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उस उम्र में आप लोग माँ बाप की और कोई मदद तो नहीं कर सकते, पैसों से मदद नहीं कर सकते, घर में ऐसा नहीं है कि भाई मतलब झाड़ू कटका कर दोगे, किचन देख लोगे। सबसे बड़ी मदद इधर इसी से हो सकती है। और ये सबका सपना है और बहुत अच्छा सपना है, नेक सपना है। कहते हैं ना, इरादे नेक हो तो मंजिल मिल ही जाती है। आपके इरादे नेक हैं, इस बात का एहसास है मुझे, क्योंकि मैं बच्चों से बहुत ज्यादा जुड़कर पढ़ाता हूँ, रहता हूँ उनके साथ, तो मुझे महसूस होता है। अब मसला यह है कि कैसे करेंगे, तो चलिए टारगेट्स की बात करते हैं। तो टारगेट्स में आपका सबसे पहला टारगेट होगा 12th बोर्ड्स, जो बच्चे ड्रॉपर नहीं है उनका 12th बोर्ड्स होगा। दूसरा टारगेट होगा जेडब्ल्यू मेंस का, जो भी जनवरी एंड में या फिर फरवरी स्टार्टिंग में होगा। और तीसरा आपका टारगेट होगा जेडब्ल्यू एडवांस का। अब मेंस में 2 अटेम्प्ट आते हैं, जनवरी मतलब फरवरी वाला अटेम्प्ट और उसके बाद अप्रैल वाला अटेम्प्ट। अब सबसे ज्यादा अच्छे से अगर बच्चा मार्क्स कहीं ला सकता है या अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, आसान पेपर आता है इसीलिए। तो मेंस का आपका पहला अटेम्प्ट और एडवांस का आपका दूसरा अटेम्प्ट, एडवांस का आपका ये नेक्स्ट पेपर। तो अब आपके ये हैं 3 टारगेट्स। अब इन 3 टारगेट्स में आपको क्या क्या कहां क्या क्या फोकस करना है। तो 12वीं के बोर्ड्स में आपको फोकस करना है 75% पे, क्लियर है। जेडब्ल्यू मेंस में आपको फोकस करना है सेशन 1 पे, इसमें जितना बेहतरीन परफॉर्म कर लो उससे ज्यादा बेटर होता है सेशन 2। तो सेशन 2 का तो सिर्फ इंसान इसलिए देता है कि सेशन 1 से ज्यादा अच्छा कर सके, दैट्स इट। बाकी मेन फोकस सेशन 1 होता है। और फिर आपका तीसरा टारगेट बनता है कि अगर आप सेशन 1 सेशन 2 अच्छा कर लेते हैं और एडवांस में क्वालिफाई कर जाते हैं, सिर्फ क्वालिफाई नहीं बल्कि इतना अच्छा करते हैं कि आपको यहाँ एनआईटी सिक्योर्ड हो रहा है, तब आप जेडब्ल्यू एडवांस के लिए लगते हैं। और लग के यहां आपका टारगेट होता है कि भैया आईआईटी के लिए क्वालिफाई करें।
ठीक है, तो अभी जीवन में आपके 4 टारगेट दिख रहे हैं और ये 4 सीधे सीधे टारगेट हैं। 4 जजमेंट डे हैं आपके पास, डी डे जिसको कहते हैं फाइनल डे। अब इन 4 फाइनल डेज के पहले आगे पीछे भी बड़ी सारी चीजें होती हैं, जैसे 75% बोर्ड्स में लाना है, इस बोर्ड्स के पहले आपको प्री बोर्ड्स का थोड़ा मौसम देखना पड़ेगा, क्योंकि 90% स्कूल्स प्री बोर्ड पे भी बहुत कंडीशंस लगाते हैं, नंबर अच्छे चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, फलाना ढिमकाना, तो आपको प्री बोर्ड्स भी देखना होगा। फिर आपका जब जेडब्ल्यू मेंस होगा उसके ठीक पहले प्री बोर्ड्स हो जाएगा, फिर जेडब्ल्यू मेंस होने के बाद आपका बीच में बोर्ड्स पड़ जाएगा, फिर बोर्ड्स खत्म होने के बाद फिर आपका सेशन 2 हो जाएगा। सेशन 2 खत्म हुआ नहीं कि बच्चा जेईई एडवांस का सोच रहा होगा तैयारी करने के लिए, लेकिन 90% बच्चा बैकअप लेके चलता है, तो बैकअप लेके क्या चलेगा, बीच में एक एनडीए का एग्जाम बैकअप में आएगा, फिर बीच में एक बिटसेट का एग्जाम बैकअप में आएगा, फिर बीच में एक वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम बैकअप में आएगा। अब ऐसे बेचारा बैकअप देते 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 उसका बीच का जेईई एडवांस का भी टाइम निकल लेता है। अब इसमें यह भी नहीं कह सकते बेटा बैकअप मत लो, और बैकअप ले तो एडवांस में कैसे फोकस करें। बट इन चैलेंजेस के साथ आप नहीं बल्कि पूरा का पूरा भारत, सारे के सारे बच्चे, पूरी की पूरी दुनिया लड़ रही है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये कठिनाई आप ही को आ रही है, सबको आ रही है। ठीक है, तो जब कठिनाई सबको आ रही है मतलब समझ लेना चाहिए कि रास्ते ही मुश्किल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या आप कांट कॉन्सेंट्रेट एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, ये आपके साथ दिक्कत हो रहा है। भाई करना तो सबको है, अच्छा तो सबको बनना है, बट कहते हैं ना किस्मत, डैश 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 किस्मत, तो यही प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो आ जाते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोरा से मैंने उठाया है, इन जगहों पे बच्चे भर भर के पूछ रहे हैं कि भैया हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमको बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हम इतने कम टाइम पे, हाउ शुड आई अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, इतने कम टाइम पे हम कैसे करें, डिस्ट्रैक्शन कैसे हटाएं, ये सवाल है। तो अब मूविंग ऑन, कुछ टिप्स बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले, फोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है, मानते हो हाँ या ना, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, मानते हो यस और नो, आपका फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मानते हो? सारे लोगों का चैट बॉक्स में चैट आ रहा है, हाँ मानते हैं, बिल्कुल। अब इसके साथ ये भी मानते हो क्या कि सर फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, यस लिखा है, बट फिर भी हम फोन को नहीं हटा पा रहे हैं, उसके लिए भी यस लिखते हो या फिर नो लिखते हो? कि तुमको पता है तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन है, बट फिर भी उस फोन को नहीं हटा पा रहे हो, यूजर्स कम नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मानते हो? बिल्कुल, मेरे को पता है। अब समस्या को समझिए, फोन डिस्ट्रैक्शन है ये मान लिया तुमने, बट ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन। देखो फोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये तो वैसी वाली बात हो गई ना यार कि ड्रग्स खराब है तो ड्रग्स को एकदम दुनिया से नामो निशान मिटा देना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, अरे ड्रग्स खराब चीज नहीं है। ड्रग्स का आविष्कार हुआ था मिलिट्री पर्सन्स को, जब उनको गोलियां लग जाती हैं तो इमीडिएट रिलीफ देने के लिए, पेशेंट्स को जब बहुत दर्द होता है तो रिलीफ देने के लिए। आविष्कार तो अच्छी चीज के लिए हुआ था, यूजेस गलत कर दिया हमने, समझ रहे हो? वैसे ही फोन का आविष्कार हुआ था देश दुनिया में दूर दूर तक लोगों को कनेक्ट करने के लिए। मोबाइल पे एप्लीकेशंस का आविष्कार हुआ आसान से चीजों को करने के लिए, बट हमने इसका गलत इस्तेमाल कर दिया। तो मतलब इस्तेमाल सही करना है, चीज गलत नहीं है। ठीक है, तो आप पहले ये मानना समझिए कि नंबर ऑफ 1 डिस्ट्रैक्शन जो आप बोल रहे हैं, ये नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये है अच्छी चीज, आप इसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। इसमें 50 एप्लीकेशंस डाल के रखे होंगे। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों के पास इंस्टाग्राम है? तुरंत बता देना एकदम ईमानदारी से, कितने लोगों के पास इंस्टाग्राम है ना? है ना? मेरे को पता है, होता ही है सबके पास। भैया क्यों रखियो इंस्टाग्राम? अच्छा, एक ऐसा चैनल, एक ऐसा बच्चा, इंसान बता दो जो इंस्टाग्राम पे जाके लेक्चर 1, लेक्चर 2 और 1 शॉट लेता हो। कोई 1 शॉट का लेक्चर दिखा तुमको इंस्टाग्राम पे कि रिलेशन एंड फंक्शन इन 1 शॉट, हाउ टू मेक योर रिलेशंस राइट, ये आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। हाउ टू गेट योर इंपैक्ट इन फर्स्ट मीटिंग एंड हाउ टू सेट अ डेट, ये मिल जाएगा, बट रिलेशन फंक्शन नहीं मिलेगा, सेट थ्योरी नहीं मिलेगा। तो इंस्टाग्राम डिलीट करो ना। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नो भी, बहुत अच्छी बात है। तो अब यार तुम्हारे मोबाइल पे सिर्फ एक एप्लीकेशन होना चाहिए, यूट्यूब, और उस यूट्यूब में भी सिर्फ उन चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखो जिनसे तुम पढ़ते हो, बाकी दिन दुनिया क्यों रखते हो? कोई जरूरत नहीं है। हटाइए उन सब चीजों को, तो वो डिस्ट्रैक्शंस हटाइए जिस डिस्ट्रैक्शन से आपका लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, फिक्स द आइज ऑन योर गोल। फिक्स द आइज ऑन योर गोल मतलब मेक अ टाइम शेड्यूल। हर रोज देखो अभी कितना वक्त बचा है, जरा ईमानदारी से बताओ कितना वक्त बचा है? सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर इसलिए नहीं बचा है क्योंकि दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स होंगे, तो कोई भी बच्चा प्री बोर्ड्स के टाइम पे जेडब्ल्यू नहीं पढ़ पाता। ईमानदारी से कहते हो हाँ, क्योंकि 10-15 दिन, मतलब मुश्किल से 1 हफ्ता तो कम से कम तुमसे लेते हैं बोर्ड्स वाले, प्री बोर्ड्स वाले 1 हफ्ता से ज्यादा लेते हैं, सॉरी 2 हफ्ता प्री बोर्ड्स का लिया, उस 2 हफ्ता के प्री बोर्ड्स देने के लिए 2 हफ्ता का प्रिपरेशन लेते हो तुम। ठीक है, और नवंबर में 5-7 दिन तुम्हारा छठ, दिवाली, ये सब में निकल जाता है।
निकलता है तो भैया छठ दिवाली सब निपटा के मैं मान लेता हूं पूरा दिसंबर निकल गया। और जनवरी जो आता है, जनवरी में तो अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दिए तो ऐसे भी ये सारा प्रिपरेशन बेकार बर्बाद। तो जनवरी में आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये चला गया तो बचा क्या, सिर्फ 3 महीने बचे ना भाई, सिर्फ 3 ही महीने बचे। तो अगर 3 महीने में 90 दिन में तुम अगर गिन गिन के नहीं पढ़ते हो, हर रोज का डेली टारगेट नहीं सेट करते हो, तो तुमको लगता है कि तुम पूरा कर पाओगे? तुम खुद से बताओ, लग रहा है पूरा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम डेली टारगेट नहीं सेट कर रहे हो। तो भैया सबसे पहले डेली टारगेट सेट करना शुरू करो। आज से कसम खा लो कि यार तुम डेली टारगेट अपने आप को दोगे, और वो टेलीग्राम पे वेदांतु जेई मेड इजी, वेदांतु मैथ जेई मेड इजी करके टेलीग्राम ग्रुप है। आज से तुम कसम खा लो कि तुम वो डेली टारगेट सुबह सुबह आके ग्रुप में सबको बताओगे। चैनल पे चले जाओगे और वहां पे एक ऑप्शन होता है लीव अ कमेंट, वहां कमेंट पे जाके खुद से अपना डेली टारगेट सबको बताओगे, और जो टारगेट तुमने डाला है उस वक्त टेलीग्राम बंद हो जाएगा, दिन भर नहीं खोलोगे। वापस जब खोलोगे तो उसी डेली टारगेट पे रिप्लाई करोगे कि इतना टारगेट कंप्लीटेड, ताकि पूरी दुनिया के सामने तुम ये एक्सेप्ट करो कि आज मैंने इतना टारगेट लिया था और उसमें से इतना पूरा हुआ, ताकि रोज तुमको महसूस हो कि तुम किसी को बता रहे हो, और हेंस तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर हो कि मेरे को अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। डिजिटल जमाना आ रहा है तो हमें तरीके भी डिजिटल निकालने पड़ेंगे। अब यार आज की डेट में जब तुम्हारे पास 50 दोस्त नहीं है तो क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम को बना लो अपना दोस्त, टेलीग्राम पे जाओ, लिखो कि भैया आज का डेली टारगेट मेरा ये है, आज मेरे को ये पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया, डेली टारगेट कर लीजिए, डेली टारगेट शेड्यूल करके पढ़िए, और उसके बाद रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर पूरा हो जाए तुम्हारा डेली टारगेट तो रिवॉर्ड करो खुद को। चाहे एक चॉकलेट खा लो कि यार अगर मेरा ये पूरा हो जाएगा चॉकलेट खाऊंगा, यार मेरा अगर ये पूरा हो जाएगा तो 10 मिनट मोबाइल चला लूंगा, मेरा अगर ये पूरा हो जाएगा तो मैं आज 15 मिनट सोने की जगह, पावर नैप लेने की जगह आधा घंटा सो लूंगा। कुछ रिवॉर्ड दे लो खुद को। बट रिवॉर्ड देने से होता क्या है, तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होने लगता है कि अच्छा अगर मैं अपने टारगेट्स पूरा करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली तुमको पुश करने लगता है कि यार टारगेट पूरा करते हैं। समझ रहे हो? तो ये काम करना, मोटिवेट। उसके बाद विजुअलाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे 2-3 स्टार लगा दे रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो यार, तुमको जो पाना है, एक पुरानी कहावत है कि तुमको जो पाना है उसको इतनी शिद्दत से सोचो, इतनी शिद्दत से महसूस करो, हर रोज उस सपने को इतना जियो कि वो हकीकत महसूस होने लगे। और जब तुमको वो सपना हकीकत महसूस होने लगेगा तो पूरी कायनात जुट जाएगी इस चीज में कि वो सपना तुम्हारा हकीकत हो जाए। इसीलिए हर रोज पिक्चराइज करो खुद को कि यार तुम आईआईटी जा रहे हो, तुमको आईआईटी पहुंचना है। और जब तुम ये विजुअलाइज करोगे ना, तब तुमको थोड़ा रियलिटी चेक भी मिलेगा, तुमको धक्का लगेगा, तुम बोलेगा अरे कैसे आईआईटी पहुंचूंगा? आईआईटी पहुंचने के लिए तो मेरे को 200 नंबर चाहिए मेंस में, मेरे को तो एडवांस में कम से कम 150 नंबर चाहिए, नहीं आ रहे, मेरा मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है नंबर। तो तुम वापस से जगोगे और वापस से अपने काम पे लगोगे कि नहीं भैया मेरे को पढ़ना है, आईआईटी पहुंचना है, सपना आईआईटी का देखा है। समझ रहे हो? तो पिक्चराइज करो खुद को कि तुमको आईआईटी ही जाना है। आईआईटी इज व्हाट यू आर एमिंग फॉर, नथिंग लेस देन दैट। तो जब खुद को रोज पिक्चराइज करोगे तो इसके लिए भागोगे। ठीक है, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। टेक स्मॉल ब्रेक्स बिटवीन स्टडी आवर्स हमेशा कीजिएगा। देखिए 1 घंटा, 1.5 घंटा या मैक्स 2 घंटा, 2 घंटा से ऊपर एक सिटिंग में मत बैठिए। जो लोग बोलते हैं मैं एक बार में 4 घंटे पढ़ता हूं, 6 घंटा पढ़ती हूं, सब बेकार है, बकवास है, दिमाग में बहुत कम घुसता है। और अगर वो लोग करते भी हैं तो सालों की मेहनत के बाद करते हैं, इमीडिएटली नहीं होता है। ठीक है, तो इमीडिएटली करने की आवश्यकता भी नहीं है। 1-1.5 घंटा जितना देर बैठ पाते हो, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। इस 15 मिनट के ब्रेक में आप अपने आप को रिफ्रेश कीजिए। इसको प्रोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं, बहुत अच्छा इफेक्टिव टेक्निक है। ठीक है, और जब 4-6 घंटा पढ़ लिए हो तो उसके बाद अपने माइंड को अगर रिफ्रेश करना है तो थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर लो, खेल के, कूद के, थोड़ा मोबाइल चला के। नहीं तो सबसे बेस्ट है पावर नैप ले लो, क्योंकि 4-6 घंटे के बाद दिमाग भी थक जाता है, शरीर भी थक जाता है। 15 मिनट बस सो लो, 15 मिनट से ऐसा फील करोगे कि पूरा रिफ्रेश हो गए हो। ठीक है, बट 15 मिनट का ये पावर नैप जरूर लीजिए, बहुत अच्छी चीज होती है। अगर नहीं विश्वास होता पढ़ो इसको पूरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज द पॉजिटिविटी। देखो एक बात समझो, तुम्हारे आसपास अभी हवाओं में नेगेटिविटी होगा, ऐसा महसूस होगा, तुमको ऐसा लगेगा कि कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। ना सिलेबस कंप्लीट है, ना मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, ना पीवाईक्यूज लग रहे हैं, ना क्वेश्चंस बन रहे हैं, ना दोस्तों ने से बात होती है तो अच्छा कुछ महसूस होता है, ना माँ बाप मोटिवेट करते हैं, ना रिश्तेदार बोलते हैं कि आईआईटी होगा, और ना खुद को ये महसूस हो रहा है कि आईआईटी हो पाएगा। तो 8-10 तो मैं ही चीज गिना दूंगा तुमको कि तुमको चारों तरफ से बस ना 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 महसूस हो रहा होगा। अब जब कहते हैं ना
कि जब चारों तरफ कीचड़ भरा हुआ हो तो उस कीचड़ में कमल जैसा अगर बन जाओगे तभी खिलकर बाहर निकल पाओगे, वरना अगर उस कीचड़ में रह गए तो सड़ के मर जाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? कीचड़ अगर चारों तरफ है तो अपने आप को कमल जैसा बना लो कि अपने ऊपर किसी चीज का असर नहीं होने देना और खुद से खुद की खुशबू में फैलाना। खुद से खुद की खुशबू तभी फैल सकती है जब तुम कमल जैसे हो जाओ, जो कीचड़ में रहकर भी पानी से ऊपर निकल आता है और उतना खूबसूरत फूल बन जाता है। तो खुद को कमल जैसा बनाने की आवश्यकता है बेटा। ठीक है, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेडिटेशन कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर मेडिटेशन आता है या समझते हो या फिर थोड़ा प्रैक्टिस किया है। मेडिटेशन नहीं आता है तो मैंने जो टेक्निक्स बताई वो कर लो। थोड़ा खुद को शांत रखो, और शांत रखने से मोबाइल दूर रखो, खुद से बातें कर लो, थोड़ी देर चलेगा। थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर लो, वो भी चलेगा, बट बाहर कहीं खुशी खोजने अभी मत जाओ। इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर, मेडिटेशन से बहुत फायदा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेक स्टडिंग अ हैबिट, ये हैबिट में होना चाहिए, मतलब हर रोज तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसी टाइम पे उठोगे, उसके लिए तुमको कोई पीछे से पुश ना करे। ठीक, वो होना चाहिए। एक रात में तो नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा। एंड देन फॉल इन लव विद द प्रोसेस। देख एक बात इन सब चीजों को समझाने के बाद बताता हूं, सिंपल सी बात समझो, याद रखो। देखो मैं एक अपने रियल लाइफ का एक तुमसे वाकया शेयर करता हूं। तो मैं 11th-12th में था, मैं JEE पढ़ रहा था। मेरे दिमाग में एकदम पैशन था कि भाई, मतलब पैशन क्या, बहुत पागलपन था कि भाई IIT जाऊंगा, IIT तो जा रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूं। मैं क्लास में भी अपने टॉपर था, ठीक है, लेकिन वो क्लास ही सारे बेवकूफों गधों की थी, लेकिन उसमें मैं टॉपर था। अब मेरे को उस वक्त थोड़ी समझ में आता कि बेवकूफों की क्लास में मैं टॉपर बना हुआ हूं, लेकिन मैं टॉपर था। मेरे को लगा मैं तो IIT जा रहा हूं। तो IIT का पेपर हुआ। अब IIT का जो पेपर हुआ, तो मेरे टाइम पे IIT का जो पेपर होता था 360 नंबर का होता था, अभी भी होता 360 है, JEE एडवांस। तो हमारे पास टाइम पे JEE मेंस और एडवांस नहीं होता था। जो JEE मेंस है अभी, वो AIEEE के नाम से जाना जाता था, और जो अभी JEE एडवांस है वो JEE होता था। तो 360 का पेपर हुआ, इसमें कट ऑफ गया 178 या 180 के आसपास कुछ गया था, 180 नंबर, 180 गया था कट ऑफ। मेरा कितना नंबर आया? तो मेरा नंबर आया 90 बटा 360। अब तुम समझ सकते हो कि मैं अपने लक्ष्य से कितना दूर था, कितना ज्यादा भटका हुआ इंसान था मैं अपने जीवन में, कि मुझे लग रहा था मैं क्लास का टॉपर हूं, हैं? लेकिन उन नालायकों की झुंड में मैं जहां टॉपर बना हुआ था, उनके बीच में मैं टॉपर रह के भी 90 ही पहुंच पाया था। 180 का कट ऑफ था, वो भी बेयर मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूं ये तो, नहीं तो एडमिशन, मतलब अगर अच्छा ब्रांच चाहिए तो इससे भी ऊपर जाना पड़ता। ठीक, फिर मैं अंदर से टूटा, मेरे को लगा कि यार मैं तो एकदम ही बेवकूफ, एकदम ही अंधेरे में था। तो फिर मैंने तैयारी शुरू की, फिर मैंने लिया ड्रॉप। और बेटा आज भी मैं कहता हूं, सब बच्चों को कुछ चीख के कहता हूं, ड्रॉप ईयर वॉज माई लाइफ बेस्ट ईयर। मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की, मजा ही आ गया, मतलब मेरे को खुद को मजा आ गया। अब मसला यह है कि यार इतनी पढ़ाई कैसे कर ली, कैसे मजा आ गया? तो बस एक ही चीज किया यार, आई जस्ट फेल इन लव विद द प्रोसेस। मजा आने लगा, लाइक मेरे को लगा यार मैथमेटिक्स सॉल्व करने में क्या आनंद है यार, कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है। मास्टर के साथ बैठता हूं, उसका पसीना छुड़ा देता हूं। मास्टर बोलता है अरे यार ये हर्ष, ये हमको लगता है क्वेश्चन का आंसर गलत है। मेरे को मजा आने लगा, मेरे को लगा कि हाँ वाह यार, जीवन यही है। अरे मेरे को दे दो ना दिन रात मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स मेरे को समझ नहीं आती थी, केमिस्ट्री अच्छा था, मैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दिन रात सॉल्व करते रहता था, दिन रात। यू वोंट बिलीव, 90 से बढ़कर अगले ड्रॉप ईयर में, सिर्फ ड्रॉप ईयर लिया मैंने, और इतनी हालत खराब, इतनी हालत खराब बेटा, सही बता रहा हूं। मैं कोचिंग में गया था, एडमिशन लिया, क्योंकि ड्रॉप लेना था तो कोई कोचिंग जाना था, कोचिंग में लिया, लेकिन पैसे नहीं थे। तो कोचिंग वाले को क्या बोला पता है? कोचिंग वाले को बोला मेरा तो JEE सिलेक्शन हो गया है, JEE सिलेक्शन में मेरा 7000 रैंक आया है। कोचिंग वाला बोला है अच्छा, फ्री में ले लिया, पढ़ा लिया। जैसे ही पढ़ाया, घुसाया हमको, तो भाई कोचिंग में था तो मास्टर ही ना, तो मास्टर बेवकूफ थोड़ी होता है, मैं तो वो एडमिन एग्जीक्यूटिव को बेवकूफ बना सकता हूं। तो वो मैं बोल के घुस गया, 7000 रैंक आया था, उसने कुछ नहीं मांगा, पैसा भी नहीं लिया। बिहार में ये सब चलता है कि अरे रैंकर आया, पैसा नहीं लिया। मैं पढ़ना शुरू किया, 2-3 महीने में पोल खुल गई कि भैया इसका JEE नहीं हुआ। भगा दिया, लात मार के भगा दिया, बोला जाओ यहां से, भागो यहां से, जब बाप के पास पैसा होगा तब आना। तो 2 महीने में सिर्फ कोचिंग में पढ़ा, सिर्फ 2 महीने। अनडाउटेडली इस 2 महीने के लिए भी मैं उन कोचिंग वालों को बड़ा प्रेस करता हूं, क्योंकि इस 2 महीने में मेरा इंटरेस्ट लग गया। अब सिर्फ इस 2 महीने में इंटरेस्ट लगा, कोई कोचिंग का सपोर्ट नहीं बेटा। 90 नंबर से मैं साल 2010 में 12वीं दिया था, उसमें 90 नंबर लाया था, और 2011 में कितना नंबर लेकर आया? 221।
221 नंबर लेकर आया था आउट ऑफ 360। ठीक है, अब इसके बाद और एक प्यारी सी कहानी मतलब प्यारी सी चीज बताता हूं। अब 90 नंबर लाया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ था 178 180 के आसपास। अब 178 था, 221 आया। मैं सोचा अब तो भाई तुम्हारा आईआईटी जा रहा है और कंप्यूटर साइंस से नीचे से बात नहीं करेगा, मैं बात ही नहीं करना किसी से, मैं पूरा खुश। अब हुआ क्या, ये जेई का पेपर था, जेडब्ल्यू मतलब जेई एडवांस वाला, इतना बढ़िया लाए। हम सोचे जो लड़का जेई एडवांस ला सकता है उसका आईआईटी मतलब एआई ट्रिपल ई क्या है, मतलब जेई मेंस क्या है, वो ऐसे कर दूंगा, मतलब ऐसे करूंगा और नंबर आ जाएंगे। तो मैं एआई ट्रिपल ई वाले एग्जामिनेशन में गया, आराम से सो गया, आधे 1 घंटे बाद उठा, 1 घंटे बाद उठ के पेपर लिखना शुरू किया। तो उसमें भी नंबर आ गए, लेकिन उतना अच्छा नहीं आया। ऑल इंडिया रैंक 35,000 आया। ठीक है, तो 35,000 में एनआईटीज मिलते हैं, लेकिन बहुत पीछे का ब्रांच मिलता है। तो मैं बोला ऐसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो ये लेना है। अब लेकिन विडंबना देखो, विडंबना क्या देखो कि 178 2010 का कट ऑफ, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार का कट ऑफ 180 190 जाएगा, कुछ लोग बोले 195 जाएगा, कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी कोचिंगों ने बोला कि नहीं इस बार का कट ऑफ 200 जाएगा। मैं बोला है चल हट, 200 भी जाए तो क्या, मेरा तो 221 आ रहा है। और इस साल का कट ऑफ गया 229, 229। अब देखो ये किस्मत थी बेटा, मेरे हाथ में नहीं था। मैं तो मेहनत कर सकता था, 90 से 221 का मेहनत तो किया। अब लेकिन किस्मत खराब थी, 229 गया कट ऑफ। सोचो 178 का कट ऑफ सीधे 230 नंबर, 50 नंबर का जंप कहीं आता है, 25% का मार्क्स इंक्रीज हो गया, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं हुआ, पूरे हिस्ट्री में नहीं हुआ था, लेकिन मेरे टाइम पे हो गया। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के लिए बता रहा हूं, एक्चुअली में मैं उस वक्त फॉल इन लव था, प्यार में था मैं सब्जेक्ट के साथ। बाकी प्यार मोहब्बत बाद में बात करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के साथ, इस पूरे जेडब्ल्यू प्रिपरेशन के साथ मेरे को प्यार हो गया। मैं बोला बहुत बढ़िया काम किया, और इसीलिए आज भी मेरा जेडब्ल्यू नहीं हुआ, लेकिन एक सेकंड एक पैसे का गिल्ट नहीं है मेरे मन में। इसीलिए तुमको बताते हुए हिचकिचा नहीं रहा हूं कि बेटा मेरा जेई नहीं हुआ था, अरे नहीं हुआ, लेकिन बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि ड्रॉप ईयर में इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, उसकी वजह से आज पढ़ा रहा हूं। तो मसला क्या है, फॉल इन लव विद द प्रोसेस। इतना पढ़ो कि मजा आ जाए पढ़ने में, लगे वाह पढ़ना ही जीवन है, मजा आ रहा है, खूब बढ़िया लग रहा है। जब वो महसूस हो जाएगा ना, आईआईटी हो चाहे नहीं हो, एनआईटी जा रहे हो कि प्राइवेट कॉलेज जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच बता रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मेरा तो ऐसा किस्मत, मैं बहुत बार सुना चुका हूं ये कहानी, लेकिन दोबारा सुनाता हूं तुमको मोटिवेट करने के लिए। ऐसा किस्मत देखो, यहां से 8 नंबर के लिए धुतकार के भगा दिया गया, जबकि इतना अच्छा नंबर लाए थे, ऑलमोस्ट 2.5 गुना नंबर हो गया था। यहां 35,000 आया, तो फिर मैं दौड़ते दौड़ते गया, अरे 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 ये एनआईटी पकड़ा जाए, एनआईटी पकड़ा जाए। लेकिन रैंक पीछे आया। अब रैंक पीछे आया, मैं भारी टेंशन में, पता नहीं एनआईटी में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। काउंसलिंग राउंड 1 आया, कुछ नहीं मिला माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर कटरा। हम बोले अब ये यहाँ कौन जाएगा, छोड़ दिए। फिर राउंड 2 आया, फिर से वही कॉलेज मिला, कोई चेंजेस नहीं हुए। राउंड 3 आया, नो चेंजेस। राउंड 4 आया, नो चेंजेस। मेरा पेशेंस खत्म हो गया। 4 राउंड तक वेट किया, 1.5 महीने निकल गए। हम बोले लगता अब नहीं होगा। हम चले गए प्राइवेट कॉलेज, और प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिए। प्राइवेट कॉलेज वाला हमसे 28,000 रुपया लिया, मेरे जेब में 30,000 रुपए थे, बाबूजी कहीं से उधार मांग के लाए थे, पैसे थे नहीं मेरे पास, बहुत ही गरीबी में रहता था। 30,000 रुपए थे, बाबूजी ने 30,000 रुपए दिया, 28,000 रुपए मैंने इस प्राइवेट कॉलेज को दे दिया। राउंड 2, 3, 4 में नहीं आया, 5 में भी सीट नहीं आया, और छठे में सीधा मेरे को एनआईटी पटना मिल गया। एनआईटी पटना, और पटना मेरा होम स्टेट, पटना मेरा घर, एनआईटी पटना मिल गया। अब मैं जैसे ही बताया मम्मी को, अब मम्मी का मुंह खुला कि अब क्या करें बेटा। अब मेरा भी मुंह खुला अब क्या करें, पैसे तो है नहीं मेरे पास। 30,000 रुपया था, बाबूजी ने दिया था। एनआईटी पटना वालों ने बोला कि तुरंत 1 हफ्ते के अंदर 35,000 रुपया दीजिए तो आपका सीट सिक्योर होगा। हम बोले 28,000 तो इसको दे दिए। कॉलेज को फोन किया कि भैया पैसा वापस चाहिए। बोला कि पैसा वापस दे देंगे, लेकिन पहला तो 5,000 रुपया काटेंगे, और वो भी अभी तुरंत नहीं देंगे, 1 महीने बाद देंगे। हम बोले 1 महीने बाद तो मामला खत्म हो जाएगा। बहुत हाथ गोड़ जोड़े, कॉलेज वाला बोला नहीं, रूल इज रूल, हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे भी हाथ गोड़ जोड़े, बोले कि भैया प्लीज हमको ले लो, कुछ दिन का मोहलत दे दो, बैंक से ले लेंगे ये वो। बोला रूल इज रूल, कुछ नहीं कर सकते। एनआईटी पटना गया, राम राम। अब बताओ किस्मत थी कि नहीं थी? था, किस्मत था, बहुत बड़ा था। मतलब हमको तो समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ, कहां मतलब जीवन में ऐसा लगा। भाई 90 नंबर से सीधा 221 आ गए, नहीं मिला आईआईटी।
35,000 रैंक आ गया, जो पिछले बार, तुमको पता है पिछले बार कितना आया था, वो भी पूछो, पिछले बार कितना आया था? 3.5 लाख आया था, 3.5 लाख। 3.5 लाख रैंक से 35,000 रैंक पे पहुंच गया था मैं, 1/10। समझ पा रहे हो कितना कितना ग्रोथ किया होगा? लेकिन फिर एनआईटी नहीं मिला, किस्मत देखो। अब सोचो और आगे बढ़ते हैं, एक और मसला सुनाता हूं। तुम बोलोगे हाय राम सर, लगता है सबसे बड़े पनौती किस्मत आप ही की थी। ये सब चीज होने के बाद मैं एक और एग्जामिनेशन लिखा था, पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं। नेस्ट नाम का एक एग्जामिनेशन होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। इस नेस्ट के एग्जामिनेशन के थ्रू बच्चा बार्क में जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मतलब बार्क में नहीं, बार्क के द्वारा एक कोर्स बनाया गया है, बीएससी इन न्यूक्लियर साइंस, बीएससी न्यूक्लियर साइंस, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में होता है। 1 साल के पढ़ने की फीस है 18,000 रुपए, मात्र 18,000 में पढ़ाएंगे, रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, और उसके बाद साइंटिस्ट का पोस्ट देंगे। बहुत बेहतरीन एग्जामिनेशन, मेरे को पहली बार पता चला, मैं खुश हो गया। मैं गया नेस्ट का एग्जामिनेशन देने, बहुत ज्यादा उदास हो चुका था क्योंकि ये दोनों एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स तब तक आ चुके थे। उसके बाद इसका पेपर था, भारी जिंदगी से उदास, परेशान, हैरान, लगा मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो हम नेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए इतने उदास होके गए थे कि यू वोंट बिलीव, हाफ पैंट पहन के गए थे, वो क्या उसको बोलते हैं, बरमूडा नहीं, हाँ वैसे ही कुछ बरमूडा है, छोटा सा पतला सा, एक तो पैसा नहीं होता था, 20-30 रुपए का मिलता था, वही खरीद लिए, चड्डा टाइप का होता था, वही पहन के हम हाफ पैंट चप्पल पहन के चले गए। जो टीचर अंदर हमको घुसाई वो भी ऐसे घूर घूर के देख रही थी, कौन नालायक आ गया कहां से एग्जाम देने। हाफ पैंट पहन के गए थे, मुश्किल से 2 घंटे का एग्जाम दिए होंगे, 3 घंटे का पेपर में, 2 घंटे का पेपर दिए और चले आए। हमको लगा यहां भी कुछ नहीं होगा। अब देखो किस्मत ने कैसा घुमाया, मेरे को नेक्स्ट एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 333 आ गया, ऑल इंडिया रैंक 333, बिना एक पैसा प्रिपरेशन किए हुए। सिर्फ प्रिपरेशन कब किया, ये जो मैंने दिखाया ना, अरे घूम जाना भाई, ये जो मैंने दिखाया, फॉल इन लव विद द प्रिपरेशन, सिर्फ जेडब्ल्यू प्रिपेयर किया था भाई, सिर्फ फॉल इन लव किया था और कुछ नहीं किया था, बस फॉल इन लव से नेक्स्ट में ऑल इंडिया रैंक 333। बताओ, अब किस्मत देखो, किस्मत देखो बेटा, ऑल इंडिया रैंक 333 आया, मैं बहुत खुश, मैं बोला वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, अब मैं जाऊंगा सरकारी कॉलेज जाऊंगा। मैंने इनको बोला, मतलब मैं वेट किया कि अब आएगा, अब आएगा कॉलेज में, तब मतलब इसका भी रिजल्ट लेट आया था, तब तक मैं इधर कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, ये वाला कौन वाला, ये 28,000 वाला कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन मैं सोचा मैं वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा, मैं वेट किया। इन्होंने काउंसलिंग के लिए बुलाया, मैं सोचा मेरे को बुलाया, मेरे को बुलाया, लेकिन इन्होंने लिखा काउंसलिंग के लिए ऑल इंडिया रैंक 300 तक वाले बच्चे आ जाएं। मैं बोला ले, ए क्या हुआ, ये हुआ क्या मेरे साथ? 333, 300 तक को बुलाया, 33, बस 33 बच्चे और। आई लाइक मैन, मैं भी मैं भी, मैं बहुत मतलब वेट किया, 1 महीना वेट किया, उसके बाद नहीं आया इसका काउंसलिंग। मैं सोचा छोड़ो हटाओ, किस्मत तो खराब थी, पहले से मान चुका था, किस्मत है पोपट, कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर पाया, सच में नहीं कर पाया। एआईआर 300 तक इन्होंने बुलाया, उसके बाद बुलाया नहीं, फिर मैं छोड़ दिया। उसके बाद देखो मैं छोड़ दिया, मैं कॉलेज में मशगूल हो गया, 28,000 वाले प्राइवेट कॉलेज में। अब जो ठीक है, जो प्राइवेट बच्चा है वही उसी के साथ जाना है, उसी के साथ चालू हो गए। अब चालू होकर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, 2 महीने मेरे कॉलेज के बीत गए, उसके बाद मैं भूल भी गया इस मैटर को। उसके बाद इन्होंने वापस से एक मेल किया कि नाउ ऑल इंडिया रैंक एआईआर 700 तक के बच्चों को राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों ने सीट छोड़ दी है। इन्होंने बोला कुछ बच्चों ने सीट छोड़ दी है, 2 महीने बाद आप ऑल इंडिया रैंक 700 के अंदर है तो आ जाइए। लेकिन उस जमाने में बेटा मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था मेरे टाइम पे, तो मोबाइल फोन में तुरंत तुरंत मेल नहीं आता था, मेल चेक करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था। अब साइबर कैफे कौन जाए, मतलब पैसा भी नहीं होता, तो मैं देखा ही नहीं मेल। ये मेल मेरे मेल बॉक्स में आया हुआ था, स्पैम में चला गया था। मैं इसको 2 महीने बाद, जब इन्होंने बुलाया था लास्ट डेट, उस लास्ट डेट के 1-2 महीने बाद मैंने चेक किया और मैंने देखा मेरे को बुलाया है, मेरे को बुलाया है। मैंने 4-5 मेल टाइप किए, मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, प्लीज प्लीज, मैं नहीं देखा, मेल नहीं देखा, प्लीज ले लो। उन्होंने बोला सॉरी आवर एडमिशंस आर क्लोज्ड। ऑल इंडिया रैंक 683 को इन्होंने लिया था, 683। मैं 333 पे बैठा था, मेरा नहीं हुआ, नहीं हुआ, खत्म, कुछ नहीं कर सका। देखो कहां कहां भागा मैं कहां कहां भागा। मैं पहले आईआईटी के लिए भागा, नहीं हुआ, फिर एनआईटी के लिए भागा, नहीं हुआ, उसके बाद नेस्ट के लिए भागा, नहीं हुआ। किस्मत कहां कहां मजे ले ली मेरी, हर जगह मजे ले लिया। लेकिन बेटा एक ही बात बता रहा हूं,
उस जीवन के जिस पड़ाव पे मैं खड़ा था, अभी शायद तुम महसूस कर पाओ या ना कर पाओ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे शब्दों से थोड़ा सोचने की कोशिश करना। असीम गरीबी, माँ बाप के पास एक रुपए नहीं, पैसे मांग मांग के किसी तरह से पढ़ा, लोगों को, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के पढ़ा, और इतनी असीम गरीबी में अपने सपनों को अपने आंखों के सामने छूटता देख रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन एक ही चीज था मेरे साथ, मेरा प्यार था। मेरा प्यार मतलब मेरा वो सब्जेक्ट के लिए प्यार। मैं पढ़ता रहता था और अच्छा लगता था पढ़ना। कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनली प्राइवेट कॉलेज में गया, 4 साल प्राइवेट कॉलेज में रहा, और लिटरली उस वक्त भी नहीं समझ में आ रहा था जीवन में हो क्या रहा है। इतना मेहनत किया हूं, इतना आगे बढ़ा हूं। 4 साल के बाद 1 साल और नहीं समझ में आया, नौकरी नहीं लगी। नौकरी नहीं लगी, इतनी कम पैसे की नौकरी लगी थी, 10-15 हजार के अंदर की नौकरी लगी थी। अब 10-15 हजार के अंदर की नौकरी, सोचो 10 हजार से 15 हजार के बीच की नौकरी लगी थी, स्टार्टिंग सैलरी। और उस सैलरी से अपना गुजर बसर, मतलब एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था भाई। 10-15 हजार रुपए क्या होता है, वो भी इतना पैसा देके पढ़े हैं। 1 साल और नहीं समझ में आया क्या हो रहा है जीवन में। फिर फाइनली मैं जब टीचर बना था, आकाश में उस वक्त ज्वाइन हुआ था, थोड़ा हालात सही हुआ, फिर वेदांतु में आया, फिर यूट्यूब पे आया। आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि नहीं, लाइफ हैड सम अदर प्लान्स, बट वो प्लान्स उस वक्त नहीं दिख रहे थे। बेटा, इस पूरे के पूरे मसले से मैं तुमको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं। लाइफ कैन बी लॉट ऑफ टाइम्स टू मच साइनोसोइडल, या बहुत ही ज्यादा स्पाइकी लाइफ भी हो सकता है। देखो मेरा था बहुत ज्यादा स्पाइकी लाइफ, बट स्पाइकी लाइफ में भी ना चलते रहो, प्रोसेस के साथ प्यार कर लो। जो हो रहा है ठीक है, सब बढ़िया है, ऐसा एक बार माइंडसेट बना लोगे ना, ये सारे बम्पी रोड से निकल जाओगे। और जब बम्पी रोड से निकलकर जब तुम एकदम स्मूथ रोड पर सेल कर रहे होगे ना, तब तुमको लगेगा कि यार मतलब ठीक है, बढ़िया था। आज मैं फील करता हूं, मेरे को लगता है ठीक है, बढ़िया था। कम से कम अपने बाल बच्चों को सुनाने के लिए बहुत सारी कहानी है मेरे पास। कम से कम तजुर्बा है। आज मैं जो बच्चों को सुनाता हूं और साझा करता हूं, उनको बताता हूं कि बेटा ये दिक्कत हो सकती है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वो तजुर्बा है बताने के लिए। आज बच्चा प्यार करता है, अरे सर आपके साथ तो बहुत कुछ हुआ, आप तो बहुत तजुर्बेकार हो, बहुत कुछ बताते हो, सिखाते हो। इसलिए सिखा पाता हूं क्योंकि मैंने ये सब फील किया है। सच बता रहा हूं, मैंने ये सब फील किया है। 12वीं में जब था तो गर्लफ्रेंड बन गई थी। अब गर्लफ्रेंड के चक्कर में अलग पढ़ाई नहीं होती थी, खुद को कोसते रहता था, लगता है गर्लफ्रेंड बना लिया हूं इसलिए कोई एग्जाम पास नहीं हो रहा है। बट रियलिटी गर्लफ्रेंड नहीं थी, रियलिटी में किस्मत ही खराब थी। क्योंकि गर्लफ्रेंड होती तो 90 से 221 नहीं हो पाता। मतलब अगर गर्लफ्रेंड की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट रहता, लेकिन दिन भर खुद को कोसते रहता था। लगता था बाबूजी बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड मत बनाओ मत बनाओ, मैंने फिर भी गर्लफ्रेंड बना ली। लगता है उसी का श्राप लगा है मुझे। सब कुछ दुनिया जहान की बातें सोचता था। लेकिन आज जहां जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, अब लगता है कि नहीं, लाइफ हैड सम अदर प्लान्स। वो उस वक्त नहीं समझ आ रहा था। समझ रहे हो? चलो जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। बस यही बातें आपको बतानी थी। तो ओवरऑल मैं तुमको यही बताना चाहता हूं कि देखो यार, खुद से पढ़ाई करो। आखिरी जो लाइन बोलूंगा, जिससे समअप करूंगा, वो यही बोलूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। सिलेक्शन हो ना हो इसके लिए पूरी शिद्दत कोशिश करो। फिर होगा या नहीं होगा वो बहुत हद तक तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करेगा। जैसे मेरी किस्मत पे डिपेंड किया, नहीं हुआ, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। भगवान ने लिख रखा था कि तुम प्राइवेट कॉलेज से ही पास करोगे हर्षप्रियम। प्राइवेट कॉलेज से पास करने के बाद भी आज ऐसे सारे लोगों के बीच में पढ़ा रहा हूं जहां पे आईआईटीएन टीचर का बहुत बोलबाला है, लेकिन फिर भी बच्चा प्यार करता है कि नहीं यार, ये टीचर आईआईटीएन नहीं है, लेकिन फिर भी जो पढ़ाता है चोखा पढ़ाता है, जो बताता है वो बहुत मतलब खरा सोना बताता है, ये बच्चा बोलता है। ऊपर वाले ने लिख रखा था कि तू आईआईटीएन नहीं बनेगा, फिर भी तू पढ़ाएगा। तो वो ऊपर वाले का प्लान हो सकता है हमको आज ना दिखे। हमारा एक ही काम है, शिद्दत से मेहनत करना। तुम शिद्दत से मेहनत करो, गारंटी है कि यार तुमको अच्छे फल मिलेंगे, आज ना तो कल। समझ पाए? चलिए, तो नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ऐसा बेहतरीन वीडियोस देता रहूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के बताना। चलो बाय।